नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत चीन की किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। इधर अमेरिका ने भी चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। गलवान घाटी में 15 तारीख की रात जो घटना हुई वो चीन की साजिश और धोखे की कहानी को बयां करती है। ड्रैगन के फरेब से सेना सतर्क है और किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार भी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया एकेडमी फॉर कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के लिए हैदराबाद पहुंचे। वहां उन्होंने साफ कहा कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। Don't worry about where all I've been. Okay, हम लोग सभी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। एलएसी के अलावा भी सभी जगह पर चौकस हैं। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए हम तैयार हैं और सक्षम हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद हकीकत से जब पर्दा उठना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हो रही है। अमेरिका ने तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर ही जमकर निशाना साधा। भारत से सीमा विवाद के लिए भी चीन की पीएलए को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। Chinese Communist Party decreed an end to freedom in Hong Kong, violating a UN registered treaty. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ हांगकांग की आजादी छीनी, बल्कि कई यूएन और इंटरनेशनल कानून को भी नहीं माना। पीएलए ने दुनिया के सबसे पॉपुलर डेमोक्रेटिक कंट्री की सीमा का उल्लंघन किया। चीन साउथ चाइना सी में भी गैर कानूनी तरीके से अपना दखल बढ़ा रहा है। लद्दाख में धोखेबाजी के बाद भी चीन सुधरा नहीं है। उसने बयान जारी कर गलवान घाटी को अपना क्षेत्र बताया। चीन का दावा है कि वहां उसकी सेना लंबे समय से गश्त कर रही है और 15 जून की घटना के लिए चीन भारत को फिर से जिम्मेदार ठहरा रहा है। अगर देखा जाए तो चीन की यही चाल रहती है। वो सीमा विवाद कर जमीन हड़पना चाहता है। उसके भारत के अलावा 13 अन्य देशों के साथ सीमा विवाद है और हर बार वो ऐसा ही करता है। हालांकि इस बार भारत के करारे जवाब से वो सख्ते में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इधर कोरोना काल में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सीमा में रेकी करने के लिए पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन पर हथियार भी लदे थे। इनमें हथगोले के साथ एक M4 राइफल और मैगजीन भी थी। ये ड्रोन भारतीय सीमा में 250 मीटर अंदर तक आ गया था। आतंकियों को हथियारों की सप्लाई के लिए इसका उपयोग किए जाने की आशंका जताई जा रही है। और अब बात ग्रामीण भारत की उन्नति के लिए लॉन्च योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खगड़िया के तिलिहर गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस योजना के तहत 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए सभी जिलों में 25-25 हजार मजदूरों को अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा। मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इधर छोटा सा काम यहां से कर रहा हूं। खगड़िया जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर ये बिलदौर का तेलिहार गांव है। 1813 परिवार वाले तेलिहार गांव को आज पूरा देश जानने लगा है, क्योंकि बिहार के इसी तेलिहार गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना अभियान की शुरुआत की है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का मकसद उन प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना है जो कोरोना की वजह से अपने अपने गांव लौट आए हैं और दोबारा दूसरे राज्यों में लौटने के बजाय अपने ही गांव में कुछ करना चाहते हैं। गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं
जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं। गरीब कल्याण योजना अभियान पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके जरिए 6 राज्यों के 116 जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। इन 116 जिलों में बिहार के भी 32 जिले शामिल हैं। योजना के जरिए हर एक जिले के 25,000 कामगारों को रोजगार दिया जाएगा। 125 दिनों तक चलने वाले इस कैंपेन के लिए 25 सेक्टर का चयन किया गया है। अब जैसे खगड़िया में मक्का की फसल कितनी अच्छी होती है, लेकिन अगर किसान मक्के के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से सीधा जुड़ जाए, खगड़िया की मक्का के लोकल प्रोडक्ट तैयार हो, तो कितना फायदा होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के लिए है ये योजना। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदक के पास निवास का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की तारीफ की और कहा कि इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। कि 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया और बिहार के तो 38 में से 32 जिलों का चयन, और उसमें भी खगड़िया का चयन किया गया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। कोरोना की वजह से लाखों प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं, जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी। गरीब कल्याण योजना अभियान के जरिए काफी हद तक इस चुनौती से निपटा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों का शहरों की तरह विकास होगा। तो आरजेडी ने इस पर निशाना साधा, तो वहीं जेडीयू ने इसका समर्थन किया है। जी, आपने बहुत देर कर दी। गरीब कल्याण योजना में आपने बिहार को चुना। हम आपकी प्राथमिकताओं को समझते हैं, आपकी जरूरतों को समझते हैं और आपके राजनीतिक निहितार्थ को भी समझते हैं। फिर भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। गरीब कल्याण सचमुच में हो, आपकी तमाम योजनाओं को हमने जमीन पे उतरते नहीं देखा। न जाने कितने लाख करोड़ की जो आपने घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी 2015 के चुनाव में, बिहार को तो उसका अंश मात्र भी नहीं मिला। बहरहाल, प्रवासी मजदूरों के बारे में 3 लॉकडाउन से पहले जो आपके संदेश थे प्रधानमंत्री जी, आपकी चुप्पी बहुत लाउड है। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कामगारों के लिए जो योजना शुरुआत की है, पूरे देश में किया, लेकिन बिहार को चुनने के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और मैं ये मानता हूं कि जो लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे बात करके उसके पहले हौसला को बुलंद किया, और उनका जो इच्छा है, उनका जो विज़न है कि गांव को भी शहर जैसा बनाए, कोई भूखा नहीं रहे, सबको रोजगार मिले, इसलिए आज प्रधानमंत्री ने जो बात किया वो स्वागत जो कदम है। इधर झारखंड में भी गरीब कल्याण योजना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जेएमएम ने जहां इसे चुनावी लॉलीपॉप कहा, तो बीजेपी ने इसे रोजगार का जरिया बताया। उद्घाटन मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इधर छोटा सा काम यहां से कर रहा हूं। देश के 116 जिलों के साथ साथ झारखंड के हजारीबाग, गोड्डा और गिरिडीह में गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई। इसके जरिए प्रवासी मजदूरों को कम से कम 150 दिन तक रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इस योजना की आड़ में बिहार विधानसभा चुनाव साधने की कोशिश में है। मुझे लगता है ये आज का प्रोग्राम कुल मिला जुला करके बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर एक बिगुल फूका गया। आप लोग बुनियादी सवालों से लोगों के ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बार बार मायाजाल बुनते रहते हैं, और इसी मायाजाल में ही लोग फंस जाते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। जेएमएम के दावों के उलट बीजेपी कह रही है कि इस योजना में कहीं कोई राजनीति नहीं, इसका मकसद है प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना। बड़े बड़े शहरों में सारे काम धंधे ठप हैं और लाखों प्रवासी मजदूर अपने गांव वापस लौट आए हैं। ऐसे में उन्हें उनके घर में काम नहीं मिलेगा तो वो अपना परिवार भला कैसे चलाएंगे। हमारे श्रमिक भाइयों को रोजगार मिले, और इसीलिए मनरेगा का उन्होंने 182 रुपये का रेट था, उसको बढ़ा के 202 रुपया कर दिया, यानी 20 रुपया उन्होंने बढ़ाया है। और उसके लिए राशि भी आवंटित करने का काम किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। बहरहाल, गरीब कल्याण योजना का मकसद भले ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना है, लेकिन झारखंड में इस पर राजनीति तेज हो गई है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची।
और अब बात महागठबंधन में महाभारत की। महागठबंधन के नेता आपस में ही संग्राम कर रहे हैं। मांझी अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं तो आरजेडी पलटवार कर रही है। चुनावी साल में बिहार में सियासत चरम पर है। प्रेशर पॉलिटिक्स के बहाने अपने अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश जारी है। सबसे खराब हालत तो महागठबंधन की है, जहां मांझी बार बार आरजेडी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। एक बार फिर मांझी ने आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है कि 25 जून से पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाए, नहीं तो वो अलग रास्ता तलाशेंगे। तय कर लिया है कि 25 तारीख तक अगर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं हुई तो 26 तारीख से हम अपना जो भी रूपरेखा होगा, राजनीतिक दिशा हम बताएंगे आप लोगों को। मांझी के दावे के बीच बड़ी बात यह है कि उन्होंने बात नहीं मानने पर नए गठबंधन की बात की शुरुआत भी कर दी है। हमारे सभी लोग एक साथ होकर के बात सोचेंगे तो दूसरा महागठबंधन भी बन सकता है। 4 एक साथ है तो 4 का गठबंधन तो है ही है। उसमें हम एडिशनली कर रहे हैं कि सीपीआई भी साथ हैं, तो गठबंधन ऑलरेडी है ही है। हालांकि आरजेडी मांझी के बयान को भाव ही नहीं दे रही, वहीं कांग्रेस भी उन्हें नजरअंदाज कर रही है। हमारे सहयोगियों को धैर्य रखना चाहिए, समय आने पर सब चीज होगा, लेकिन कोई ये मुगालते में ना रहे कि राष्ट्रीय जनता दल के बगैर कोई गठबंधन की कल्पना कर ले। जीतनराम मांझी अपने पार्टी का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि वो क्या फैसला लेंगे, किसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अभी महागठबंधन की कोई बैठक हुई नहीं है। दरअसल मांझी इन बयानों से अपने लिए नए राह की तलाश में है और आरजेडी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। ऐसे में 25 तक कुछ भी फाइनल होना नामुमकिन जैसा है। देखना यह है कि 26 को मांझी किस राह पर निकलते हैं। दिल्ली से अमितेश के साथ, पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चले मांझी के इस अल्टीमेटम के मायने को भी समझने की कोशिश करते हैं। चुनावी साल है बिहार में इस साल, तो मांझी शायद प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सहयोगी दलों के बहाने वो दबाव बनाने की कोशिश आरजेडी पर कर रहे हैं और शायद ये भी कहा जाए कि प्रेशर डालकर अधिक से अधिक सीट लेने की कोशिश मांझी और उनके गठबंधन के लोग कर रहे हैं। दबाव बनाकर आरजेडी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आरजेडी समझ रही है उनकी चाल को और शायद यही वजह कि भाव नहीं दे रही है। और ये पहली बार नहीं है कि मांझी ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर चुके हैं। बढ़ते आगे, मॉनसून की पहली बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में पानी भर गया था, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री सड़क पर उतर आए। सीएम ने तमाम संप हाउस का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के एक्शन में आने के बाद तस्वीरें कुछ बदली हैं या उन इलाकों का हाल जस का तस बना है, जानने के लिए न्यूज 18 ने रियलिटी टेस्ट किया। कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ, खुद देख लीजिए। तारीख 19 जून, स्थान पटना का राजवंशी नगर। सड़क पर पानी ही पानी। 19 जून को राजवंशी नगर की ये सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थी। तेजस्वी यादव इसी सड़क पर खड़े होकर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि तस्वीर बदल गई। राजवंशी नगर का ये वही इलाका है जहां कल काफी पानी था। सड़क अभी सूखा हुआ दिखाई दे रहा है। कल तक इसमें खूब पानी था, जो गाड़ियां थी उनको बड़ी मुश्किल से आना पड़ता था। राजवंशी नगर के दूसरे लेन में देखिए, यहाँ भी पानी अब भी है, लेकिन बहुत कम हुआ है पहले से। तीसरे लेन में देखिए, यहाँ कल हमने तस्वीरें दिखाई थी जहाँ बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन पानी कम हुआ है। अब मोइनुल हक स्टेडियम का हाल देख लीजिए। शुक्रवार को स्टेडियम के बाहरी परिसर में करीब घुटने भर पानी था, लेकिन 24 घंटे बाद तस्वीर बदल गई। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम कल यानी 24 घंटे पहले पानी से लबालब भरा हुआ था। अंदर की जो सड़क है वो भरा हुआ था, और दूसरी तरफ देखिए जो सीआरपीएफ का कैंप है, यहाँ पे भी पानी था, यानी करीबन घुटने भर पानी था। जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो किसी तरीके से ये प्लास्टिक लगाकर, पॉलीथीन बांधकर यहाँ पर ड्यूटी अपना कर रहे हैं। लेकिन कल की तस्वीर में और आज बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। ये तीसरी तस्वीर राजेंद्र नगर की है। राजेंद्र नगर के इस इलाके में जहां शुक्रवार को घुटने भर पानी था,
लेकिन मुख्यमंत्री के सड़क पर उतरने के बाद तस्वीर बदल गई। ऐसा लग रहा है जैसे रातों रात जादू हो गया। अभी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सड़कें सूखी हुई हैं और देखिए कुछ पाइप रखा हुआ है जो सड़क के अंदर यानी कि नाले के निर्माण के लिए आनन फानन में रात में यहां रखा गया है सड़क पे। कल इसी सड़क पर घुटने से ऊपर तक पानी था, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये तस्वीर देखकर कि अब पानी यहां का निकल चुका है। रात में ये पाइप रखा 12 बजे के बाद रखा गया, रात 12 बजे के बाद रखा गया। ये पाइप सब रात के 12 बजे के बाद रखा गया है। मुख्यमंत्री सड़क पर उतरे तो 24 घंटे के भीतर की तस्वीर बदल गई। जिन सड़कों पर पानी भरा था वो सूखी हो गई। तो क्या ये मानकर चला जाए कि मौसम को मेहरबान होना होगा और मुख्यमंत्री को बार बार सड़क पर उतरना होगा, तब जाके नगर निगम और जिला प्रशासन का जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम करेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, राजेंद्र नगर। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर में ही योग करेंगे, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के नेता इस बार भी योग को सियासत से जोड़ रहे हैं। का योग यात्रा राजनीतिक है, योग दिवस जो है वो राजनीतिक है और योग आज का चीज नहीं है, सदियों से चला आ रहा है योग। हम लोग तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से योग करते आ रहे कांग्रेस के लोग। नियमित योग मेरे जीवन का हिस्सा है, तो 21 तारीख को ही क्यों करें, हम तो रोज करते हैं। 21 को भाजपा और आरएसएस के लोग करें, फोटो वोटो अपना चमकावे, टीवी में आवे। निश्चित रूप से योग से तन मन में तरोताजगी आती है और लोगों को योग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता किसी ने दिलवाया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया। आज विश्व के 90% देश आज इस योग दिवस के माध्यम से अपने अपने राज्य की जनता को स्वस्थ रखने में सफल हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के विपक्षी पार्टियों का कि वो हर समय राजनीति, जो भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ जो चीज़ था उस पर भी वो राजनीति करने से परहेज नहीं करते हैं। योग नगरी मुंगेर में योग दिवस की अलग ही छठा होती है, लेकिन इस बार छठे विश्व योग दिवस के मौके पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अगले आदेश तक योगाश्रम बंद है। तो वहीं डीएम ने लोगों को योग दिवस के दिन सोशल डिस्टेंस के साथ योग कार्यक्रम करने की अपील की है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। योग के प्रचार प्रसार के लिए साल 1963 में बिहार के मुंगेर में योग विद्यालय को स्थापित किया गया था। मुंगेर योग विद्यालय के द्वारा योग दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, पर इस बार छठे योग दिवस के मौके पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। योग आश्रम से 40 वर्षों से जुड़े शिव कुमार रोंगटा बताते हैं कि कोरोना संक्रमण से सन्यासियों को बचाने के लिए योग आश्रम को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन के बाद ही कोरोना को देखते हुए ही वो लोग बंद किए हुए हैं द्वार, और अंदर वो लोग करेंगे। उन्होंने एक गाइडलाइन दिया है, हर साल देते हैं। मुंगेर जिलाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि योग दिवस और मुंगेर का एक गहरा संबंध रहा है। योग दिवस पर कई कार्यक्रम का यहाँ आयोजन होता रहा है, पर इस बार कोरोना के कारण सीमित संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार हम लोग का प्रयास रहेगा, मेरी सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग अपने अपने घरों में ही योगा दिवस को मनाएं। हम सब लोग मिलकर योगा करें, अपने घरों में ही करें, अच्छे वातावरण में करें, ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें, सब लोग स्वस्थ रह सकें और हम सब लोग ये कोरोना से लड़ने में भी बहुत कारगर हम लोगों के लिए साबित निश्चित रूप से होगा। आज कोरोना ने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है और इससे लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिसमें योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लिहाजा योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। साल का पहला सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 बजे से लगने वाला है। इसका धार्मिक और खगोलीय नजरिए से बड़ा महत्व है। इससे सूर्य ग्रहण का राशियों और भारत दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पूरी दुनिया एक अद्भुत
खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है और वो खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है और भारत के लिए इसका खास महत्व है। होने वाला ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है। ग्रहण में सूर्य का नजारा रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखेगा। इसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य को ढक लेगा। ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी केवल किनारों से निकलेगी। ग्रहण के दौरान दिन में थोड़े समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। भारत के अलावा कई एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में यह दिखेगा। भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान अनुष्ठान और शुभ कार्य ठप रहते हैं। साथ ही कई तरह की सावधानियां भी बताई गई हैं। सुबह 9:15 से दोपहर 3:04 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। दोपहर 12:10 पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। मेष, सिंह, कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ। वृष, तुला, धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला। मिथुन, कर्क, कुंभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनिष्टकारी। भारत का विश्व में प्रभाव बढ़ेगा और कोरोना संकट में नरमी आएगी। धार्मिक मान्यताओं के साथ सूर्य ग्रहण एक बड़ी खगोलीय और महत्वपूर्ण घटना है। हर 18 साल में सूर्य का रिंग ऑफ फायर ग्रहण बनता है, जिसे देखना बहुत दिलचस्प और अद्भुत होता है। लेकिन इसके लिए आई प्रोटेक्शन ग्लासेस पहनना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।